हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो यार आज बात करेंगे यानी 26 जून के जेईई मेन के पेपर के डिस्कशन की। ओके, और आपको बेहतरीन एनालिसिस करके दूंगा यार कि फिर से किस तरीके के कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं और किस पे ज्यादा फोकस किया गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे कि नहीं थे, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कितने थे, टफ कितने थे, इजी कितने थे। ओके, तो यार शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों पेपर के एनालिसिस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बेहतरीन ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, जिससे नेक्स्ट आने वाले जो पेपर है, जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है और नीट वालों, आप भी अवेयर रहेंगे, आप भी देखेंगे, आप भी समझेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स में कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन सबसे पहले लूंगा शिफ्ट 1 के। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, उसकी पीडीएफ मैं बना रहा हूं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं क्वेश्चंस का डेटा लेके यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि यार टाइम भी नहीं है ना। बट आपको कंसेप्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको सॉल्व करना, कहीं डाउट फंसेगा तो उसको पूछ लेना। ठीक है, बट सॉल्व जरूर करना, अपने आप ट्राई करना कि यार मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ जाएगा तो। ओके, सो व्हाट इज दैट सर। क्वेश्चन नंबर क्या था, देखो उसने बोला यूरेनियम का एक न्यूक्लियस दे रखा है 92 और 236, यही होना चाहिए बॉस, डेटा के अकॉर्डिंग 38 है, नॉट 36। उसने बोला ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये बन जाता है लेड में, है ना, और 82 से 206 ये दिया था भाई। उसने बोला ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ कितने अल्फा पार्टिकल निकले, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। ला क्या बात कर दे। एक तो देखो नॉर्मल तरीका जो है भाई वही है, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने अल्फा पार्टिकल निकालना है, याद करो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, जिस न्यूक्लियस से ये बना है इसके एटॉमिक मास जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको A1 मान लो, और इसका जो बना है इसको A2 मान लो, और इसका जो Z है ये नंबर, ठीक है, इसको Z1 नाम देंगे और इसको ऑब्वियसली Z2। तो जब भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने पड़े तो बता क्या करना है, इसके मास में से, है ना, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उड़ा डालेंगे। ठीक है, कितना है सर, 238 माइनस 206 बाई 4 आ गए ना अल्फा पार्टिकल। कितने सर, 38 206 यानी 34 बाई 4। ठीक है ना, 8 है ना, 8। ठीक है, 206 सब्ट्रैक्ट होगा 238 में से, तो यार 34 ही बचना चाहिए। देखो यार मेरे हिसाब से 32, सॉरी दिस इज 32, है ना, एंड ठीक है 80 आएगा। ठीक है, 80 आएगा। तो ये बन गए आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इतने निकलने थे, ऑप्शंस आपको गिवन थे, यू कैन सॉल्व। अब निकालने हैं बीटा पार्टिकल। देखो भाई एक मेथड तो होता है कि अल्फा कितने निकले, आपको पता है एक अल्फा पार्टिकल निकलने से ए में 4 कम हो जाता है और जेड में 2 कम होता है, या तो वो वाला एनालिसिस या डायरेक्ट याद रखो। कैसे सर, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना है, फॉर्मूला है ना, शॉर्ट ट्रिक में डाला था मैंने, अदरवाइज आप नॉर्मल वे से ही करोगे इसको सॉल्व। कैसे सर, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने निकले, प्लस Z2 माइनस Z1, डायरेक्ट पुट करो आंसर, 2 इंटू 8 प्लस Z2 कितना है 82 माइनस Z1 कितना है, ध्यान रखना Z2 माइनस Z1 करना है, नॉट Z1 माइनस Z2। ठीक है, 16 प्लस माइनस 10 बचा, दिस इज 6, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आ गए 6। उड़ा दिया ना बॉस। ठीक है, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने इसको उड़ा दिया ना बॉस। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों एग्जाम में एक्चुअली से क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आया है प्रीवियस ईयरली, और आपके मेंस में आईआईटी एडवांस में भी आया है, मेंस में भी अब आ गया है, आईआईटी एडवांस में भी ऑलरेडी आ चुका है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मजा आया ना, देखो उड़ा सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम वी फंडा ट्रिक से ही करेंगे मल्टीपल टाइम, वैसे तो उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं मेंस और नीट के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आराम से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था सर, क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, उसने बोला एक रिंग है, रिंग, ठीक है ना, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। एक रिंग है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मास है रिंग का m और रेडियस है इसकी r। समझ गए सर, ठीक है। उसने बोला इफ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास, अगर मैं रिंग का मास कैपिटल M ले लूं, उसने बोला अगर इस रिंग पे 2 ऑब्जेक्ट सेम मास के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे प्लेस कर दिए जाए जेंटली, है ना, तो बताओ इसकी, अब जब ये घूमेगा इन मास पार्टिकल्स के साथ, इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्या बात कर दी भाई,
जब भी मैंने आपको इसके भी शॉर्ट ट्रिक मैंने डाली है, अगर रिंग है तो क्या करेंगे, डिस्क है तो क्या करेंगे, दो पार्टिकल रखे हैं, चार रखेगा तो क्या होगा, दो रखेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। जब अकेला घूम रहा था तो ओमेगा है, अब मास पार्टिकल्स के साथ भी घूमेगा, मतलब इसके खुद के मास के साथ ये पार्टिकल भी घूमेंगे। तो यार भाई कंसेप्ट देखा जाए ना तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट है, बट उससे हम नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट लिखेंगे रिंग का। जब भी नई वेलोसिटी पूछे तो ओरिजिनल वेलोसिटी लिख लो, रिंग का मास लिख लो डिवाइड में, ठीक है, रिंग का मास प्लस जितने पार्टिकल है 2 टाइम्स उन्हीं का मास। हो गया विदाउट सॉल्यूशन हो गया। तरीका याद रखो, शॉर्ट ट्रिक क्लियर है। रिंग की इनिशियल वेलोसिटी, रिंग का मास लेना है, नीचे रिंग के मास में जितने पार्टिकल है उनकी उन नंबर ऑफ पार्टिकल से उसमें मल्टीप्लाई करो, उड़ा डालो, ठीक है। अगर सर 4 पार्टिकल होते तो 4 लिखते। सर ये रिंग है, अगर डिस्क होती तो यहाँ पे फिर जो पार्टिकल होते उसमें डबल यानी 2n लेते हैं, फिर नीचे पार्टिकल के मास में 2n लिखते हैं, यानी जितने पार्टिकल होंगे उसमें 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 है तो 4 आएगा, 4 है तो 8 आएगा डिस्क के केस में, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अमेजिंग ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके वी फंडा शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्ट इसमें मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका फाइनल मोमेंटम निकालना होगा, Li इक्वल टू L फाइनल लिखना होगा, और ये होता है I1 ओमेगा 1, ये होता है I2 ओमेगा 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के तब सॉल्व करना होगा। आंसर तो भाई यही आएगा, डायरेक्ट अप्रोच सीखो ना यार, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं बॉस, ठीक है। आप देखते जाना किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए और कैसे कैसे आप कर सकते हो, और फिर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, जो पीछे एग्जाम में भी आए हैं और अभी भी आए हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, लास्ट ईयर नीट में भी पूछा गया है ना, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर नीट में पूछा गया और इस बार जेईई मेन में पूछ लिया, ठीक है ना। तो दोनों ही एग्जाम में आ गया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, फिर और खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई है जेईई मेंस तुम्हारी, ठीक है ना, उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन हीट इंजन से जरूर आया बॉस, ठीक है। आपने वीडियो अगर देखी है तो आप देख पा रहे होंगे। अब उसने पूछा है कि एक आपके पास कार्नोट इंजन है ना, कार्नोट की ही बात कर रहा है, यस। तो इंजन है आपके पास कार्नोट, ठीक है सर। तो ये ऑपरेट किया जा रहा है, सोर्स का टेम्परेचर है स्टीम पॉइंट पे, उसने बोला, याद आ गया होगा, और ये नीट में भी आ चुका है, मैंने बोला आपको ये है आइस पॉइंट पे। क्या बात कर रहे हो सर? तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? ला, क्या बात कर दी, एफिशिएंसी उड़ा देंगे बॉस। तो एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, जो स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वी हैव टू टेक द टेम्परेचर इन केल्विन। सो 273, 373 एंड 273, ये बन जाएगा 273। एफिशिएंसी आपको बताया कार्नोट की T2/T1। T1 सर किसके लिए यूज होता है? हाई टेम्परेचर के लिए। सर T2 किसके लिए यूज होता है? हमेशा नोटेशन है लो टेम्परेचर के लिए। तो एफिशिएंसी आ गई 1 - T2, 273, 373 बॉस। यहाँ ऊपर बचेगा 100/373। चेक करो, कम ऑन, है ना। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना यार, कम ऑन, क्या बात कर रहे हो यार, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 226 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन करोगे तो 26 पॉइंट समथिंग % आना चाहिए। आप चेक करना, मेरे को बताना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अमेजिंगली सॉल्व द प्रॉब्लम। इजी क्वेश्चंस, मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, जो डायरेक्ट कंसेप्ट से और फॉर्मूला से सॉल्व किए जा सकते हैं, इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। और क्या था सर? और जो क्वेश्चन मेरे को यहाँ नजर आ रहा है ना भाई, देखो भाई, बहुत आसान। इसकी वीडियो मैंने अभी कल ही डाली है कैपेसिटर की। कैपेसिटर में मैंने बताया था, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट माना जाता है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बताया था ना मैंने। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। उसने पूछा, क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा कि सर एक कैपेसिटर है, मैंने बोला ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल पे रखा गया इसको V1 पे, ठीक है, कुछ ऐसे बोला। यस, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस कैपेसिटर एंड इट इज कनेक्टेड टू अदर कैपेसिटर, मतलब ये बैटरी से कनेक्ट है इनिशियली, तो ये बैटरी का जो पोटेंशियल है ये V1 है। ये बोल रहा है कि अगर इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, एक दूसरा कैपेसिटर हमारे पास C2, इसके साथ अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, उत्तरी सर ये कौन सा केस हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बैटरी को हटा के जब दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। और यही पूछा है कि उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। याद करो, अगर ये डिफाइंड ना हो कि इसकी प्लस प्लेट इसके किस प्लेट से कनेक्ट है, तो प्लस को प्लस से मानेंगे,
और माइनस को माइनस से मारेंगे, मैंने बोला था ना। तो क्या करेंगे सर, C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2 ऑप्शन में था, उड़ा डालो। कॉमन पोटेंशियल, कम ऑन गाइस, दिस इज व्हाट कॉमन पोटेंशियल, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था भाई, इजी है भाई, ये तो फॉर्मूला ही है, इजी तो क्या ही बोलूं उसको, फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है उसने हमसे कंसेप्ट में। सर और भी था क्या ऐसा कुछ? यस यस, देख के बताऊंगा आपको ऐसे कैसे हो गया बॉस। नेक्स्ट, ओ तेरी, ये तो भयंकर क्वेश्चन आ गया। देखो भाई क्या पूछे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि भाई उसने बोला है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द मैक्सिमम हाइट। क्या बात कर रहा है, उसने बोला एक बॉल जो है हमारे पास जिसका मास m है, इसको डायरेक्टली अपवर्ड किसी वेलोसिटी के साथ फेंका गया, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पे, सपोज करो ये इसकी मैक्स हाइट है, समझ गए, ये इसकी मैक्स हाइट है, बताओ यहां पे क्या जीरो होगा? ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में क्या था है मेरे पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सर, और क्या है ऑप्शन में सर, ऑप्शन में और क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड ऑप्शन में क्या है सर, मोमेंटम। फोर्थ ऑप्शन में क्या है सर, और कुछ है, फोर्स, फोर्स भी है, फोर्स भी है। यार कम ऑन, खुद ही बता दो यार, क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ यार? देखो कैसे यार, इसको डायरेक्ट ऊपर फेंका गया तो मैक्सिमम पॉइंट यानी हाइट जो होगी वहां फाइनल वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी उस पर जीरो होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। लीनियर मोमेंटम होता है mv, वो भी जीरो होगा। इनमें से देख लो, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी क्योंकि हाइट है भाई, फोर्स भी नहीं होगा भाई, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा भाई, ऑब्वियसली जी तो एक्ट कर ही रहा नीचे को। ठीक है, तो यार सर एक्सेलरेशन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। मोमेंटम, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, है ना यार। क्या क्या बोलूं मैं आपको, देखो ना, आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करके दिए जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूले बेस्ड टोटली। मतलब एक बेहतरीन एडवाइस मैं आपको दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, आप बस देखते जाओ, पहले मजा लेते हैं, फील लेते हैं क्वेश्चंस का। सर नेक्स्ट क्या था, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि भाई कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं उनसे हर बार क्वेश्चन आना है, हर शिफ्ट में आना है, नीट में, जेई में, सब में आना है। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डायोड वाले कंसेप्ट, सर क्या इसमें भी आया? यस, हर शिफ्ट में आया कि नहीं? ओके बॉस, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे मैंने आपको बोला सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा गया, डायोड से। देखो भाई सिंपल सर्किट का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे होंगे, मैंने भी कराया टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराया, उससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज दैट सर, इसमें पता है क्या पूछा है? इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट था, डेटा के अकॉर्डिंग, जो गिवन डेटा है आया है उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का। वैसे मैं आज भी गया था, एनालिसिस मैंने आज भी जाके करी है सेंटर पे जहां पे एग्जाम हो रहा था, बच्चों से बात भी करी है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप देखा करो कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है और हमने कितने किया है, क्योंकि जो भी बच्चा डिस्कशन करता है वो झूठ तो बोलेगा ही नहीं, आपको बढ़िया सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ डेटा कुछ ऐसा था, उसने बोला सर बैटरी से कितनी करंट सप्लाई हो रही है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहां से करंट निकल रही होगी तो वो करंट इसमें जाएगी। पहले तो देख लो, जब वो करंट इधर से जा रही होगी फिर कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर, जब इधर जा रही होगी तो P से N जा रही है, ये तो फॉरवर्ड बाइज्ड है, मतलब ये वर्किंग में होगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब ये डिपेंड करेगा डायोड, डायोड अगर फॉरवर्ड बाइज है तो वर्क करेगा, रिवर्स बाइज है तो उसमें करंट नहीं जाएगी। ठीक है सर, ये तो काम करेगा, इसको हटा सकते हो आप यहां से। ठीक है, फिर करंट ऊपर गई, सर कुछ इधर जाए कुछ इधर, जब करंट इधर जाएगी ये N से P जा रही है, रिवर्स बाइजिंग, मतलब ये ओपन सर्किट होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी। यू कैन रिमूव दिस ब्रांच, एक्चुअली ये यहाँ काम ही नहीं करेगा। जब करंट इधर जाएगी, P से N जा रहा है, काम करेगा, इसको हटा के इसको डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल सर्किट बन गया। समझ गए, समझ गए यार, मतलब बेसिक है। देखो अब क्या करोगे सर, ये दोनों में करंट सेम है तो ये सीरीज में नहीं होंगे बॉस, 16। ठीक है, ये 16 मतलब इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को हटाऊं, इनका रेजिस्टेंस एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूं, ठीक है, तो ये 16 हो गया, और 6 + 10 ये भी 16 हो गया। ठीक है, ये भी 16 हो गया मजा आ रहा है, और ये दोनों पैरेलल में है तो 16 × 16 ओवर 32 to 8 आ गया। समझ गए होंगे, पैरेलल में है ना बॉस। अब इन दोनों को हटा के आप समझ पा रहे होंगे, इजी है, आपने मेरे से पहले कर लिया होगा 2 और 3 सर, ये दोनों तो सीरीज में हो गए, है ना। ओके भाई, इन दोनों को सॉल्व करके तो कितना आएगा सर, 8 आ रहा है भाई, 8 आ रहा है, और ये दोनों जो इनमें करंट जाएगी, ये करंट जाएगी दोनों में, 10 हो जाएगा, और 3 R इक्विवेलेंट आ गया सर 10 ओम, और V = IR, V भी 10। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब करंट आ गई 1 एम्पियर आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेटा।
1 एम्पियर, है ना, ऑप्शन गिवन होंगे, उड़ा देना। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इजी है भाई, देखो मैं बस आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी। जितने क्वेश्चन मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ वही ले रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस बने। एटलीस्ट आप 15 प्लस क्वेश्चंस रद्दी से रद्दी हालत में, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं की है मेंस की, तब भी सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। अगर आप फॉर्मूला और लिटिल बिट कॉन्सेप्ट भी आपको आते होंगे, इसलिए मेरा ये मोटो है कि एवरेज क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना, कि आप घबराए ना, बस आप प्रैक्टिस करते रहे, सारी चीजों को ध्यान से करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे कर दूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं, समझ गए होंगे आप, है ना, समझ गए होंगे बॉस, ठीक है। पता है क्या बोला है उसने, बोला है सर एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो टाइम डिपेंडेंट दे रखा है, कुछ है डेटा इस तरीके से कुछ होना चाहिए बॉस, 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, समथिंग लाइक, हो सकता है थोड़े इसमें वैल्यूज इधर उधर हो, बट उसने फ्लक्स दे रखा था, ये तो श्योर है, ठीक है, फ्लक्स दे रखा था। और उसने बोला कि ये फ्लक्स किसी सरफेस से पास हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स है, आप देख सकते हो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और अगर रेजिस्टेंस उसका जो भी सरफेस है उसका जो रेजिस्टेंस है वहां पे है 5 ओम, और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, समझ गए होंगे आप, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट बताओ कितनी होगी। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट निकाल लेंगे ना, कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हो सर, मतलब कैसे, I इक्वल टू इंड्यूस्ड डीएमएफ अपॉन R होता है ना, इंड्यूस्ड डीएमएफ यहां से निकल जाएगा, कैसे सर, E होता है d5 ओवर dt, मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, करो उसको 10t प्लस 8t प्लस 2 और 1 का डिफ्रेंशिएशन, ये तो यार मैथ वाले हो आप, क्या बात कर रहे हो, 0 हो गया। सो सर ये आ गया 10t प्लस, है ना, वो ये 4t स्क्वायर क्या लिखा मैंने, 3 है ये बॉस, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3, तो 3 है तो ये 15 आएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, अब देखो 15t स्क्वायर यानी 15 इंटू टी की जगह पुट करेंगे, 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आएगा 2 2 4, 60 प्लस 16 प्लस 2, ये आएगा 76 प्लस 2 दैट इज 78, सही है। ये आ गया आपका इंड्यूस्ड डीएमएफ, यहाँ पे पटक दो, तो पटक देंगे सर, I इक्वल टू आएगा 78/5, सॉल्व कर लेना यार, देखो इससे आगे मैं डिवाइड तो करूंगा नहीं, ये तो आप नहीं करना है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन ना इजी है, मतलब इनमें कुछ करना ही नहीं था, ये जस्ट फॉर्मूला यूज करना था, उसके बाद करंट निकालना सपनों से आपको बचपन से आता है, उसको हम उड़ाई डालेंगे, ठीक है। तो यार सर वाओ मजा आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार हमारे एग्जाम में, यस 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 भाई, तोड़ लो कर लो, जितना स्कोर कर सकते हो, मतलब चांस है आपके पास, जितना भी स्कोर कर सकते हो, है ना, 200 प्लस जितना भी लेके जा सकते हो, 20 40 50 60 जितना भी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैथ्स थोड़ी सी लंबी आ रही है, हर सेट में यही देखा गया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री वाहियात इजी आ रही है। फिजिक्स थोड़ी सी इजी प्लस मॉडरेट, मतलब 15 प्लस क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो, उसके आगे तुम्हें थोड़े से और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपने साल भर प्रैक्टिस किया तो फोड़ दोगे, फिर तो कोई टेंशन नहीं। केमिस्ट्री तो भाई देख लो तुम, मैथ में थोड़ी सी आपने मेहनत करते रहना है, ठीक है। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ इजी आ रहे हैं, कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या था सर, क्वेश्चन 7 हो गए। क्वेश्चन अगर मैं 8 की बात करूंगा ना, यहाँ पे पता है क्या बोला है, क्लियर बोला है उसने, एक सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज ऑसिलेटिंग इन लिफ्ट, उसने बोला एक सिंपल पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर है, ला क्या बात कर दी, लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, एक्सेलरेशन दे रखा है g/6, इतना ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, और इसके अंदर एक पेंडुलम है लिफ्ट में, ठीक है, पेंडुलम है ऑसिलेट कर रहा है, तो पता है क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड बताओ भाई क्या होगा, क्या बात कर रहे हो यार, निकाल लो। इसकी जो टाइम पीरियड होगी, इसकी जो स्ट्रिंग होगी, उसकी लेंथ L है, तो टाइम पीरियड क्या होती थी 2/√L/g, लेकिन चूंकि लिफ्ट मूव कर रही है तो g इफेक्टिव लेंगे, और चूंकि लिफ्ट ऊपर को जा रही है, समझना, जब भी लिफ्ट अप जाए तो g इफेक्टिव क्या आएगा, g में जो एक्सेलरेशन दे रखा है ऐड कर दो, तो g इफेक्टिव आ गया सर मेरे पास g प्लस g/6 यानी 7g/6, यानी सर यहाँ पटकेंगे 2π√L/7g/6, यानी सर 2π√6L/7g, दिस इज समथिंग, है ना, ये आंसर होना चाहिए आपका। क्वेश्चन यही है, नीचे जाएगी तो भाई घटा देना, नीचे लिफ्ट जाएगी तो भाई सब्ट्रैक्ट कर देना, डेटा इसके अकॉर्डिंग था तो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बता दिया। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है ना, बस लिटिल बिट एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या लेंगे, डाउन जा रही है तो क्या लेंगे, तो न्यूटन स्लोप मोशन में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, हमें पता है यार, टेंशन नहीं है। अब और क्या था सर, सब कुछ डिस्कस करेंगे, आप देख लो, पहले एनालिसिस करो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, इजी, मैक्सिमम इजी, लिटिल बिट मॉडरेट, समझिए आप। तो ये भाई लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनका डेटा प्रॉपर मेरे पास नहीं है, बट मैं बता दूंगा जैसे मेरे को रिस्पॉन्स मिला कि भाई यहाँ से भी आता, बट डेटा की कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। डायनेमिक रेजिस्टेंस टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने इसको डिस्कस किया था, मेरे को लगा भाई इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस, सर मतलब डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? ये होता तो रेजिस्टेंस ही है, बट चेंज है ना, आर जो आप लोगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, है ना, इसका कुछ दे रखा होगा आपको, दो वैल्यूज वोल्टेज की, दो वैल्यूज करंट की, उनका चेंज निकाल के उड़ा देना, हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आपको अगर कहीं से मिले तो आप उड़ा सकते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट, मैंने ये कराया था टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने बना रखी है, ठीक है। ओके सर, और क्या था? और था भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ। यार ये तो बात ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं बनी, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो ये तो बात ही नहीं बनी सर, ये तो हर उसमें आ रहा है क्वेश्चन, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से आप मान के चलो 2 to 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये तो आप लिख लो, इनको डिस्कस करो या ना करो तो लिख लो, यहां से आएंगे क्वेश्चन, आएंगे हर शिफ्ट में आएंगे, नीट में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, ठीक है। ये तो आप मान के चलो। अब मैं बात करूंगा शिफ्ट 2 की, ठीक है। शिफ्ट 2, आप बोलेंगे यार क्या शिफ्ट 2 भी आसान था क्या? बिल्कुल बिल्कुल आसान था, मतलब आप उसमें 15 प्लस क्वेश्चंस उसमें भी कर सकते थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस उसमें से मैं डिस्कस कर रहा हूं। सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? देख भाई उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शिफ्ट 2 का, है ना, शिफ्ट 2 का उसने पूछा डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब उसने पूछा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, डायमेंशन। ओ तेरी, सर क्या बात कर रहे हो, डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? यस, पहली शिफ्ट में मेरे को याद नहीं रहा, पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया डायमेंशन का, इसमें भी आया, ठीक है, इसमें भी आया, ठीक है ना। तो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैसे निकालेंगे? सर ये तो टफ नहीं है ना, क्या बात कर रहे हो, है कैसे टफ हो गया ये? ओ देखो बहुत तरीके हैं निकालने के, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। सॉल्व भी नहीं करे सर, अगर हम सर इसको सॉल्व भी नहीं करे, ऐसा कोई तरीका है? बिल्कुल है भाई। देखो अगर आप ध्यान से देखो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की डायमेंशन सेम होगी, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो इसके निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सर सेल्फ की निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान है। कैसे सर? हाफ एल आई स्क्वायर, ये है कांस्टेंट, ये है एनर्जी, ये है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी यू ओवर आई स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ओवर करंट होती है एम्पियर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, यही होगी म्यूचुअल की भी। ऑप्शन थे, उड़ा डालो, टेंशन नहीं लेगा बॉस। पता चला तुमने टिपिकल सा फॉर्मूला यूज कर लिया। सर टिपिकल सा मतलब कैसे, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? आपने यूज किया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसमें जो फ्लक्स बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है और इसका म्यूचुअल आएगा आई, तो यहाँ से आप निकालोगे फाई बाई आई, फिर फाई लिखोगे बी ए, फिर ऐसी की तैसी, फिर बी निकालोगे, फिर बैंड बच जाएगी, फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर तुमसे लॉन्ग क्वेश्चन बना दोगे इसको। तो ये याद रखो ना, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों बोथ हैव सेम डायमेंशन, यू जस्ट रिमेंबर। एंड इसको इजिली निकाला जा सकता है एनर्जी से, इतनी एनर्जी स्टोर होती है ना इंडक्टर कॉइल में, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? देख भाई ध्यान से समझो। इस वाले में जो क्वेश्चंस आए थे कैपेसिटर से, 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक मेरे पास है, एक मेरे पास नहीं है फिलहाल, पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ध्यान से समझेंगे। और ये क्वेश्चन तो 10वीं क्लास का है, 10वीं क्लास का है, मतलब क्या बात कर रहे हो सर? यस, अबे यही बोल रहा हूं, 10वीं क्लास का है। कैसे सर, मतलब क्या मजाक कर रहे हो क्या? देख भाई आ जाओ, 10वीं क्लास का ही है ये। आप खुद बोलोगे यार सर सच बोल रहे थे आप, 13 वोल्ट, क्या बात कर दी सर। अगर 10वीं क्लास में कैपेसिटर पढ़ाया जाता है, क्या अगर पढ़ाया जाए तो 10वीं का ही बन गया ना भाई, रेजिस्टेंस तो पढ़ाया ही जाता है ना एटलीस्ट। देखो भाई 10 माइक्रोफैरड दे रखा था, ये कुछ दे रखा है आपको 20 माइक्रोफैरड, और यहाँ दे रखी है 15 माइक्रोफैरड, तीनों सीरीज में है। पता क्या बोला आपसे बोला गया कि ये जो बैटरी है जो चार्ज सप्लाई करेगी, है ना, तीनों सीरीज में है। पहली बात तो 15 को कितना करेगी? यार भाई क्या बात कर रहे हो, जो 10 को करेगी वही 15 को, वही 20 को, सीरीज है ना। तो सर चार्ज निकाल लो, चार्ज आएगा सीवी, सी इक्विवेलेंट निकाल लो। तो सी इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते सीरीज का आप? क्या बात कर रहे हो? वी दे रखा है 13, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे सर, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत बोलो। देखो अब तो हम निकाल ही लेंगे, आपने बोला इसका एलसीएम 60 ले लो, यहाँ 6 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 13 आ गया ऊपर, 13/60, और याद रखना है सी इक्विवेलेंट 1 में है, तो सी इक्विवेलेंट आएगा 60/13, वो 3 60/13 और वी भी 13 उड़ा दो, 60 माइक्रोकूलम, इतना है, इतना चार्ज है। तो 10वीं का ही हुआ ना यार, क्या बात कर दिया आपने। मतलब ऐसे कौन पूछता है यार कि सीरीज में ही चार्ज पूछ ले तो डायरेक्ट, ये तो फिर हो ही गया, फिर क्या बोलूं मैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप भावनाओं को, ठीक है।
अच्छा सर वाह, ये तो मजा आ गया भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यस ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे दोस्तों जिनको आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला डायरेक्ट। उसने पूछा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, उसने पूछा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है किसी पाइप की एक तरीके से फ्लूइड के नेचर को डिजाइन करने के लिए, बताने के लिए कि पाइप के अंदर जो फ्लूइड जाता है उसका नेचर क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, कैसा फ्लो है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो कैसा फ्लो, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और ये होता है रो वी डी ओवर ईटा, ये याद रखना पड़ेगा आपको डायरेक्ट, ये तो याद रखने वाला फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। रो इज द डेंसिटी, जो उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी, उसका डायमीटर, और ईटा तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी, बस ये भी क्वेश्चन था, मतलब ये जस्ट फॉर्मूला था। उसने बोला फॉर्मूला याद है तो टिक करो, नहीं तो छोड़ो। देखो ये तो याद रखने वाली बात है बॉस, ठीक है। अच्छा सर और क्या थे, बस खत्म होने वाले हैं, टेंशन मत लो आप। तो बेहतरीन सारे प्रॉब्लम जो आप कर सकते हो सब डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। ओके बॉस, ये क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, इंडक्शन वाली कॉइल्स की जब थ्योरी पढ़ते हो वहां पे पढ़ाए जाते हैं, मतलब ये कंसेप्ट से ही पूछ लेगा, जस्ट फॉर्मूला ही मानेंगे इसको भी। उसने बोला कि दो कॉइल को इस तरीके से अरेंज किया गया है, इसको ना बहुत ध्यान से समझना आपको। ये कॉइल ऐसे नहीं है, देखो ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं है ये कॉइल, ये है L1 L2, ठीक है। अगर ये कॉइल सीरीज में डायरेक्ट ऐसे होती एक दूसरे के सामने तो है ये दोनों, बट डिफरेंट अरेंजमेंट है। मतलब अगर इसमें करंट जा रही है तो उसका फील्ड, अगर करंट इधर जा रही है, इधर है, तो करंट इसमें जब जाएगी ना, ध्यान से देखो, करंट इसमें जब जाएगी तो उसका फील्ड इधर होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट। और अगर इक्वेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिलेशन बनाए गए हैं तो समझना भाई, यहां पे जो L इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा L1 प्लस L2, चूंकि अपोजिट है -2m, ये आपने सबने पढ़ा होगा, है ना। अपोजिंग प्रॉपर्टी है और ये सपोर्टिंग प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके का रिलेशन कुछ दे रखा था, होप सो यही होना चाहिए। और ऑप्शंस में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो वही कंसिडर करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। सिंपल अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता तो हम इसको सिंपल सीरीज मान लेते हैं और ये L1 प्लस L2 हो जाता उसी तरीके से नॉर्मल। क्योंकि कॉइल है, करंट के डायरेक्शन इस तरीके से अरेंज करने से चेंज हो जाएगी। देखो इसमें करंट इस तरीके से जा रही होगी और इसमें करंट पहले इधर आएगी फिर इधर जाएगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप याद रखने वाली बात है दोस्तों। देखो इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस पे फोकस किया गया, आप ढूंढेंगे अब जाके, ठीक है, फोकस करेंगे अपनी चीजों पे। अब एक क्वेश्चन और जो अभी अभी मैंने जो रे ऑप्टिक्स की कॉन्सेप्ट वीडियो डालती जेईई मेन और नीट आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। सर क्या, उसने बोला कि पानी के अंदर एक लाइट सोर्स है, ऐसे ही बोला है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने है, देन हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। उसने बोला पानी के अंदर एक लाइट सोर्स है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, मैंने कराया था ये कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखना रे ऑप्टिक्स की अभी वीडियो, और इसकी जो डेप्थ है वो है √7 मीटर। तो ये बोल रहा है कि इससे जो लाइट आएगी वो एक सर्कल से ही बाहर निकल सकती है, मतलब यहां से जो लाइट आ रही है वो एक सर्कल से ही बाहर निकल सकती है, ठीक है, याद करो इसी से। तो बताओ इस सर्कल का एरिया कितना है, एरिया दे रखा है उसने पाई, कुछ दे रखा है अल्फा पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बताओ यहाँ पे क्या होगा, मतलब एरिया निकालना है हमने अल्टीमेटली, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। तो सर क्या करेंगे, तो भाई लोग एरिया होता क्या है पहले तो ये समझो, पाई आर स्क्वायर है, तो बेसिकली हमने एरिया पाई याद रखा है, रेडियस निकालनी है सर, बिल्कुल यार सर। तो रेडियस कैसे निकालोगे, याद करो रेडियस होती थी h/√μ²-1, क्लियर है यार। इसका 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, इसकी डेप्थ भी दे रखी है, आर नहीं आ जाएगा यहाँ से, क्या बात कर दिया आपने, आर कितना आएगा सर, देखो एच जो भी है √7/√4/3 का होल स्क्वायर -1, सॉल्व कर लेना यार, कम ऑन गाइस सॉल्व कर लेना। अब ये मेरे को आपने बताना है देख के, ठीक है ना। अब ये मेरे को आपने बताना है, ऑप्शन जो भी होंगे गिवन होंगे, बस मैंने आपको बता दें क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन था और आपने सॉल्यूशन करना था। यहाँ से रेडियस आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर आर में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या था सर, बेहतरीन, देखो भाई और क्वेश्चन मेरे को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और क्या था, यस इजी। अच्छा सर यही कर सकता हूं मैं उसको। उसने बोला कि ए बॉल रोलिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक बॉल रोलिंग मोशन कर रही है ना, यानी रोलिंग मोशन से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर
6। रोलिंग से आ गया भाई, रोलिंग से। उसने बोला रोलिंग मोशन कर रही है एक बॉल, तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रोटेशनल एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी, है ना, रोटेशनल एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी। सर रोटेशनल एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी कैसे करेंगे, याद करो, रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी होती है चांदी मेरे, टोटल होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हम इसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं इजी करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। आई को हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, ठीक है। तो रोटेशनल एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ आई कितना है सर, एम के स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसको अच्छे से लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर अलग, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अलग, समझ गए। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितनी है भाई देख ले इधर, टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उत्तरी उड़ा डालो, ठीक है ना। और चूंकि वो बोल रहा है एक बॉल है, बॉल क्या होती है, स्फीयर, और याद करो स्फीयर का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो क्या होता है स्फीयर के लिए, 2/5, है ना। ये तो सबको याद ही होगा ना यार, रोलिंग मोशन में पढ़ा है हमने, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, के रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस है बॉल की, 2/5 यहाँ पटक दो सर, ये आएगा 2/5, यहाँ आएगा 1 + 2/5, ठीक है, 2/5 ओवर 2 to 7, 7/5, 5 कैंसिल, 2/7 आंसर होना चाहिए, 2/7 आंसर होना चाहिए। सिंपल, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। तो यार सर ये भी क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला था ना भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपने कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और उड़ा देना है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन भी देखो यार, आप देख लो क्लियरली, इसकी शक्ल ही देख लो आप। उसने बोला, डायग्राम मैंने बनाया, वहां पे लैंग्वेज लिखी हुई थी, उसने बोला भाई हीट इंजन वगैरह है और सोर्स है एक ये सोर्स है, सोर्स का मतलब जहां से हीट सप्लाई होगी उसका टेम्परेचर कुछ होगा T1, वो हीट सप्लाई कर रहा है इंजन को इतनी, ये तो भाई सप्लाइड Q1 लेते थे हम, याद करो। और इस इंजन से जो हीट रिजेक्ट हो रही है Q2, उसको ऑब्वियसली Q2 मानेंगे, और जहां पे सप्लाइड हो रही है सिंक में, यानी इसको बोलेंगे कोल्ड रिजर्वायर सिंक, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दे रखा है, तो बताओ सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा। क्या बात कर दी यार, मतलब शिफ्ट 1 में भी आया क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में भी आया, कल भी आया, परसों भी, तरसों भी, आज भी आ गया। कम ऑन मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हीट इंजन कार्नोट इंजन में पहले से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, आते रहेंगे। तो सर इसमें क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका टेम्परेचर, यार कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हो आप। देखो इतने टेम्परेचर पे हीट इतनी सप्लाई हो रही है, इतने टेम्परेचर पे इतनी इसको दी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इसकी सप्लाइड हीट उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि नहीं, यानी T1 और इज इक्वल टू Q2/T2। यू कैन राइट दिस मैन, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, तो हमें T1 चाहिए, तो T1 कितना आएगा सर, Q1 T2/Q2, तो T1 आ गया, डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। Q1 दे रखा है आपको 300, T2 दे रखा है 324, और ये दे रखा है 180, ठीक है। इसको कैंसिल करो, ठीक है, 1 0 बचेगी, 3 से ये 6 आ जाएगा, तो T1 ऊपर एक 10 बचेगा, 3 2 4 बचेगा, डिवाइड में 6 बचेगा, 6 से इसको कैंसिल कर दो, 5 एंड दिस इज 2 एंड 4, है ना, 54। तो T1 आपका आ गया 540 केल्विन, मतलब जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 540 केल्विन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर गिवन डेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन इसमें अच्छा पूछा गया, जिसको बोल सकते हैं अच्छा क्या देख के डर लगेगा, बाकी तो इजी है अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है। कैसे था सर, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कम ऑन, कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन, ठीक है, पहली बार आया, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझो आप, ऐसा कुछ दे रखा है बॉस, ऐसे कुछ दे रखा था। तो अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग देखो, डेटा जो भी है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका मास अगर मैं M1 मान लूँ, इसको M2 मान लूँ, इसको M3 मान लूँ, इसको M4 मान लूँ, तो अब अगर ये देखो, ये जो सिस्टम है, उसने बोला कि इस सिस्टम में जितने मास है उनके सबके एक्सेलरेशन है, मान ली मास नीचे को जा रहा है किसी एक्सेलरेशन 4 के साथ, तो ये ऊपर को जाएगा ऑब्वियसली, ये भी ऊपर को जाएगा, ये भी, तो इसको एक्सेलरेशन A मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, ठीक है। तो उसने बोला कि A1 A2 A3 में रिलेशन बताओ, क्या बात कर दी, है ना। वैसे तो देखने में बहुत टफ है ये, लेकिन कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या सर, सम ऑफ
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टेंशंस, ठीक है, एंड देयर एक्सेलरेशंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। ये कंसेप्ट आप यूज करो, उड़ा डालेंगे, फोड़ डालेंगे, ठीक है। कैसे सर, मतलब क्या बोल रहे हो आप? हर रस्सी में टेंशन डिसाइड करो पहले। लेट्स सी इसमें टेंशन टी है, तो ये रस्सी इधर इधर सेम है, तो इसमें भी टी होगा। ये टी टी यहाँ पे होगा 2t, इधर 2t, तो ऑब्वियसली इधर भी 2t मैन, तो यहाँ 2t प्लस 2t मिलकर इसमें क्रिएट करेंगे 4t, तो इधर भी 4t ही होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये नीचे को जा रहा है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसको आप क्या लिखोगे, टी ए कॉस थीटा, इसका जो नेट सम आएगा ना, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस थीटा का नेट सम अलजेब्रिक सब के लिए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पहले इसके लिए अप्लाई करो, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, यानी एंगल बनेगा टी ए फोर कॉस 180, अपोजिट है ना, प्लस, समझ गए होंगे आप। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, इसका टेंशन भी ऊपर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बनेगा टी टी रहेगा, A3 रहेगा, कॉस जीरो रहेगा, प्लस, ठीक है ना। इस वाले का देखो, ये भी ऊपर को जा रहा है, टेंशन भी ऊपर को, जीरो ही रहेगा, एंगल भी बोथ इन सेम डायरेक्शन। यहां पे आएगा टी है 2t, एक्सेलरेशन है A2, कॉस जीरो रहेगा, ठीक है सर। और इस वाले ये भी ऊपर को जा रहा है, इसका टेंशन 4t ऊपर को है, मजा आ गया है। तो ये लिखेंगे हम A1 एंड 4t कॉस जीरो इक्वल टू जीरो। जो भी बचेगा वही आंसर है सर। क्या बचेगा देख लो, यहां पे बचेगा आपका टी ए कॉस माइनस का टी ए, और टी ना कॉमन लेके सब में से उड़ाई डालो ना बॉस, ठीक है, जीरो में चला गया, तो यहाँ बचा A4 केवल, ठीक है, A4 वो भी माइनस, ध्यान रखना, प्लस यहाँ बचा A3, प्लस यहाँ बचा 2A2, प्लस यहाँ बचा 4A1 एंड दिस इज जीरो। इस तरीके का कुछ होना चाहिए था ऑप्शन, अगर यही सिचुएशन है एक्यूरेटली। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस इजीली जिनको सॉल्व किया जा सकता था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और एक आपको एनालिसिस पता चल गया कि किस तरीके से सॉल्व करके आओगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, टॉपिक भी पता चल गया, कहां से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से बार बार रिपीट हो रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स लिख दूं मैं, आप ध्यान से समझो, ध्यान से, दोनों एग्जाम वालों ध्यान से समझो, ये पॉइंट है ना, मतलब आपने अवेयर रहना है। अब नेक्स्ट जिसका पेपर बचा हुआ है और जिसका नीट होने वाला है और जिसका जेईई मेन बचा हुआ है, क्या सर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग देखा गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, समझ के जाइयो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ना एरर, सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। तीसरा क्वेश्चन जिन पे फोकस कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, जिनसे मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये कार्नोट इंजन वगैरह, इन सब के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर में इसको आप फोकस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कैपेसिटर से दो एक क्वेश्चन हमेशा बन रहा है, करंट इलेक्ट्रिक से दो क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बन रहा है, हमेशा बन रहा है, ठीक है, ऑप्टिक्स से कोई क्वेश्चन होगा, इस बार मेरे को मिला नहीं, तो आया तो पक्का ही होगा। एंड सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस से हर एक में क्वेश्चन मिल रहा है और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स से सर दो क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में आ रहे हैं। इन चीजों पे आप फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो आप। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन तो हर सेट में ही आ रहा है, ये तो आप मान के चले, एक क्वेश्चन तो हर सेट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप इन्हीं को ढंग से प्रिपेयर कर लोगे ना, ढंग से मतलब ढंग से, एसी, यस एसी से सर हर उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं भाई, आप ईएमआई कैसे बोल सकता हूं मैं, ईएमआई हर सेट में क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है। तो अगर 10 12 15 ये जो चैप्टर्स हैं इनको भी आप स्ट्रॉन्ग करके जाओगे ना, इनके सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज बेहतरीन तरीके से करके जाओगे, 15+ क्वेश्चन तो मेंस में आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपकी मेहनत, आप 20 तक जाओ, 21 करो, 22 करो, व्हाटएवर, है ना, 25 क्वेश्चन का टोटल टारगेट है आपका, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए, और आप मेहनत करते रहे जी तोड़कर, ओके, एंड ऑल दी बेस्ट।